वेलकम टू मास जैकब लाइव। मैं हूं मास जैकब और आप देख रहे हैं। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं। पहले ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर, जिसके जवाब में इसराइल ने भी स्ट्राइक्स की हैं तेहरान के अंदर, और जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि ये जो झड़पें हैं वो रोक दी गई हैं। लेकिन ये जंग स्टार्ट ही क्यों हुई थी, इसकी वजह क्या है, और क्या ये जंग आगे चलकर बढ़ने वाली है, फुल स्केल वॉर होने वाला है कि नहीं होने वाला, आगे क्या होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये वीडियो मैं इमरजेंसी बेसिस पे बना रहा हूं, इसलिए आपने वीडियो की एडिटिंग को बिल्कुल इग्नोर करना है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये आपने गौर से सुननी है। सबसे पहली चीज ये है कि दोनों की तरफ से जो झड़पें हैं वो बंद कर दी गई हैं, अटैक्स करना बंद कर दिए गए हैं। बट हुआ क्यों था? हुआ ये था कि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर आप सीज फायर चाहते हैं, हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते हैं, जंग को रोकना चाहते हैं, तो लेबनान के ऊपर हमले ना करें। लेकिन इसराइल जो है वो लगातार लेबनान के ऊपर हमले करता जा रहा था, जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि अब ऑल रेड लाइंस जो हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं। बैरूत के ऊपर जब इन्होंने लास्ट हमला किया तो उसके फौरन बाद ईरान की मिलिट्री ने मिसाइलों की बारिश कर दी थी इसराइल के ऊपर, जिसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू और इसराइल से कहा था कि आपने बिल्कुल कोई हमला नहीं करना है, क्योंकि अभी निगोशिएशंस जारी हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन होता क्या है कि इसराइल भी स्ट्राइक कर देता है। तो लेबनान का बॉर्डर लगता है इसराइल के साथ, और ईरान जो है वो एलाय है या दोस्त मुल्क है लेबनान का, क्योंकि आपको पता है वहां पर हिजबुल्लाह जो है वो ऑपरेट करती है इसराइल के खिलाफ। और ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यही है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन इसलिए नहीं बनाना कि वो अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, डिफेंस करना चाहते हैं। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाना ही इसलिए है क्योंकि उनकी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो यही है कि इसराइल को इस सफ़े हस्ती से मिटाना है, जिसकी बेस के ऊपर इसराइल जो है वो थ्रेट मानता है ईरान को, और ना ही ये इनको न्यूक्लियर वेपन बनाने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब ये न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे तो सबसे पहले इन्होंने इसराइल के ऊपर ही चलाना है। तो जिसकी वजह से ये जंग चल रही है और ये जंग रुकनी नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, तूफान के आने से पहले की ये खामोशी है। तो आपके सामने झड़पें फिर से शुरू हो गई हैं और बीच में ये पॉजेस आते जाएंगे, लेकिन ये फुल स्केल वॉर में तब्दील होना ही होना है। लेकिन उससे पहले एक इवेंट है जिसके बारे में ये इंतज़ार कर रहे हैं। वो कौन सा इवेंट है, किसके लिए इंतज़ार हो रहा है, कौन सी ऐसी न्यूमरोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हमें आगे चलकर देखते हैं। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसराइल ने अभी रिसेंटली, ये अटैक होने से कुछ दिन पहले, इसराइल ने आज़रबाईजान के अंदर अपनी एलीट फोर्सेस को सीक्रेटली डिप्लॉय कर दिया है। वहां पर इन्होंने अपनी फौज जो है, खास तौर से इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले लोग इसराइल के आज़रबाईजान के अंदर भेज दिए गए हैं, जो कि ईरान के साथ बॉर्डर लगता है आज़रबाईजान का। तो इसराइल ना सिर्फ आज़रबाईजान के अंदर अपने इन्होंने भेजे हैं फौजी, बल्कि इन्होंने अपने फौजी भेजे हैं सोमाली लैंड के अंदर, और इसके अलावा इन्होंने यूएई के अंदर, दुबई के अंदर भी अपने फौजी भेजे हैं, ताकि ये ईरान की जासूसी कर सकें, सारी इंफॉर्मेशन ले सकें, और इस जंग के अंदर इसराइल की जीत हो सके। इसलिए अपने जो फौजी हैं उनको तैनात किया जा रहा है ईरान के अंदर। तो ये सारी जो डिप्लॉयमेंट है, आपको न्यूज़ के अंदर यही बताया जाएगा कि ये सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए यहाँ पर फौजी डिप्लॉय किए गए हैं। नहीं, इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है, इन्होंने ईरान में अपनी फौज उतारनी है। ये चीज़ मेरी याद रखिएगा, ये बात ये मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं कि ये सिर्फ एक इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। उस इवेंट के बाद इन्होंने हक से ईरान के अंदर अपनी फौजें उतारनी हैं। अमेरिका ने भी और इसराइल ने भी उतारनी है। तो आज़रबाईजान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, वहां पर इन्होंने अपने फौजी भेज दिए हैं। यूएई जो है वो समंदर पार बिल्कुल सामने ईरान है, और इसी तरह से सोमाली लैंड जो है, बेसिस इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि सोमाली लैंड जो है ये बहुत ही नज़दीक है, या इसके ज़रिए आसानी से नज़र रखी जा सकती है हूतीस के ऊपर। आपको याद है हूतीस जो कि यमन के अंदर है, और यमन के पास से आपको पता है एक स्ट्रेट जाती है जो कि स्विस कैनाल की तरफ जाती है, मिस्र की तरफ जाती है। तो ये सारी सप्लाई चेन्स और समंदर के अंदर सारी जंग हो रही है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समंदर में अब सब कुछ होना है, जो कुछ भी होना है नेवी में और समंदर में होना है। तो आपके सामने है सोमाली लैंड के अंदर अपने फौजी भेजने का मकसद हूतीस के ऊपर, यमन के ऊपर नजर रखना है और उसके ऊपर अटैक करना है अगर जरूरत पड़ती है तो।
अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है इन ही दिनों के दौरान। ये अटैक होने से सिर्फ कुछ दिन पहले इसराइल ने अपना मुसाद का, इंटेलिजेंस एजेंसी का नया चीफ अपॉइंट किया है। पुराने चीफ को निकाल दिया गया है और उसकी जगह एक नया मुसाद चीफ अपॉइंट किया गया है। यानी कि इसराइल की अपनी हुकूमत के अंदर, इसराइल की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर कुछ टूट फूट हो रही है, क्योंकि इसराइल के अपने लोग नहीं चाहते हैं कि ये जंग की जाए, क्योंकि इसराइल ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि लेबनान के साथ, यमन के साथ, मिस्र के साथ, तुर्की के साथ, अपने आसपास जितने भी इनके दुश्मन कौमें हैं उन सब के साथ इकट्ठे जंग करने का सोच रहे हैं, जिसके लिए जो यहूदी हैं वो डरे हुए हैं। ऑब्वियसली अगर कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन आ जाता तो इनका तो काम तमाम हो जाना है, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इसराइल ये जंग लड़े। लेकिन आप नोट करें कि मुसाद के अंदर जो डिप्टी डायरेक्टर है, आते साथ इस नए मुसाद के चीफ ने उस डिप्टी डायरेक्टर को फायर कर दिया है। 22 साल का एक्सपीरियंस था उस बंदे का, उसका नाम सिर्फ एलफ बताया गया, ना उसकी तस्वीर है, ना कोई बताया गया कि किसको निकाला गया। बट जो डिप्टी डायरेक्टर है वो डे टू डे एक्टिविटीज डिजाइन करता है कि आज हमने क्या करना है। तो आप नोट करें मुसाद के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, उसके अंदर से डिप्टी डायरेक्टर को निकाल दिया गया है, फायर कर दिया गया है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, एलएफ फायर्ड आफ्टर 22 years ऑफ सर्विस एज गॉफमैन शेप्स न्यू लीडरशिप। तो ये एक नई लीडरशिप बना रहे हैं, नए इनके तरीके होंगे। अब ये जो नया बंदा आया है इसका नाम गॉफमैन करके इसका नाम है, रोमन गॉफमैन। इसको नेतन्याहू कह रहा है कि हमें मदद करो ईरान की रिजीम को चेंज करने में। अब ये ईरान की रिजीम को चेंज करने में पहले से ये शख्स जो कि गॉफमैन है, ये कौन है बेसिकली, ये मेजर जर्नल है आईडीएफ का, इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका ये मेजर जर्नल है। और ये 2024 में एक केस में इन्वॉल्व हुआ था, और वो केस क्या था जी, इसने एक टीनेजर को इस्तेमाल किया था जिसका नाम ओरी एल मकाइज उसका नाम था। और आप नोट करें कि उस टीनेजर को इन्होंने क्या करने के लिए कहा था, उसको इन्होंने एक टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए कहा था, और उसके जरिए साइकोलॉजिकल ऑपरेशन इन्होंने किया था ईरान के खिलाफ और हिजबुल्लाह के खिलाफ। बेसिकली अरबी जुबान के अंदर वो बच्चा जो था, जो टीनेजर था, उसको ये डायरेक्ट कर रहा था गॉफमैन, जो अब मुसाद का चीफ बना दिया गया है। ये उस टीनेजर बच्चे को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि ये पोस्ट करो अरबी जुबान के अंदर। और अरबी जुबान के अंदर पोस्ट करने का मकसद क्या था, ये शो ये कर रहे थे मुसलमानों को, ख़ास तौर से जो फ़लस्तीन के हैं, ईरान के हैं, हिजबुल्लाह के हैं, उनको ये शो किया जा रहा था कि जैसे इसराइल के अंदर से कोई फ़लस्तीनी है जो कि मदद कर रहा है और इसराइल की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है टेलीग्राम चैनल के जरिए। तो ऐसा होता है। ये सारी सिचुएशन देखते हुए शिन बेट जो कि इसराइली पुलिस है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था ओरी को, और उसके ऊपर केस चला। और केस में बाद में ये पता चलता है कि जनाब रोमन गॉफमैन सामने आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हमने इस बच्चे को इस्तेमाल किया था, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए। और आप नोट करें कि बच्चे को छोड़ दिया जाता है। बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम क्या था, उसके ऊपर इल्ज़ाम था जासूसी का, कि ये हसास इंफॉर्मेशन जो टॉप क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो मुसाद को और ईरान के लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ये इसराइल के अंदर रहकर इसराइल के खिलाफ जासूसी कर रहा है, जबकि वो सब का सब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनका ट्रस्ट गेन करना था, और फिर उनके ऊपर साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करना था कि कैसे इसराइल, ईरान, हिजबुल्लाह और इन सब के खिलाफ जंग लड़ रहा है और कैसे इसराइल जीतेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के जरिए ये शख्स ऑलरेडी कर रहा था। इसके ऊपर केस चला अदालत के अंदर, और अब अदालत ने रोमन गॉफमैन को जो इसके ऊपर चार्जेस थे वो भी हटा दिए, क्योंकि मुसाद का ये नया चीफ बन गया। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसको अपॉइंट कर दिया, तो इस वजह से इसके ऊपर से सारे चार्जेस जो हैं वो हटा दिए गए हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है, ये बहुत पहले खैर हो चुका है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं बना पाया था। ईरान की पार्लियामेंट काम कर रही है, एक बिल बना रही है। ईरान की पार्लियामेंट यानी कि ईरान की पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, जो सेनेट में लोग बैठते हैं, वो एक बिल बना रहे हैं, एक कानून बनाना चाह रहे हैं, दैट प्रपोजेज 50 मिलियन यूरो रिवॉर्ड फॉर किलिंग ट्रंप। यानी कि कोई भी शख्स, कोई भी गैंग हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी दुनिया के डॉन्स हैं,
اگر وہ ٹرمپ کو قتل کر دیتے ہیں تو ایران کی جو پارلیمنٹ ہے، ایران کی حکومت ریوارڈ کے طور پر، انعام کے طور پر ان کو $50 ملین نہیں، 50 ملین یوروز پے کرے گی۔ تو اس وقت آپ کے سامنے ہے، ایران کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات چل رہی ہے، حکومت کے اندر یہ بات چل رہی ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کا صدر مارا جائے گا، اور اس کے بعد یہ وہ فالس فلیگ ایونٹ ہے، جیسے 9/2/11 کے اوپر فالس فلیگ ایونٹ کیا گیا تھا، اسی طرح سے یہ وہ فالس فلیگ ایونٹ ہے جس کے لیے ابھی انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس جنگ نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اور ایران یہ جنگ ہارے گا۔ میں اس کی ریزن آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیسری ہیکل بنانی ہے، مخالف مسیح نے آنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم دنیا کے آخر میں بالکل جی رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ ٹرمپ نے آلریڈی آرڈر دیے ہوئے، میں آپ کو یہ بات اس وقت سے کہتا آ رہا ہوں جب ٹرمپ نے یہ بیان بھی نہیں دیا تھا، یہ بیان میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، یہ بیان بھی اس نے نہیں دیا تھا، میں تب سے آپ سے کہتا آ رہا ہوں کہ اگر امریکہ کے صدر کو کچھ ہوتا ہے تو امریکہ حق سے ایران کے اوپر چڑھائی کرے گا۔ اب آپ سنیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے میں نے پہلے ہی آرڈرز دے دیے ہوئے ہیں آرمی کو کہ اگر مجھے یا حکومت میں سے کسی لیڈرشپ کے کسی بندے کو مار دیا جاتا ہے، اگر ایران ان کو مارتا ہے، اگر ایران ٹرمپ کو یا کسی لیڈر کو مارتا ہے تو ایران کا کچھ نہ چھوڑا جائے، اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے۔ آپ ذرا سنیے گا۔ And their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani. Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do, not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why. Lack of intelligence, perhaps. But he never said it. If that happens to a leader, or close to a leader, frankly, if you had other people involved also, you would call for total obliteration of us. ٹھیک ہے جی، اگر ایران کسی لیڈر کو، لیڈر یہ بیسیکلی اپنے بارے میں بات کر رہا ہے ٹرمپ، اور اگر کسی کلوزڈ ون کو جو کہ لیڈر کا کوئی بیٹا یا کوئی رشتہ دار یا کوئی وائس پریزیڈنٹ یا کوئی ایسا شخص جو کہ اس کی ایڈمنسٹریشن میں سے ہو، حکومت میں سے ہو، اگر وہ شخص مارا جاتا ہے، ایران اگر اس کو مارتا ہے تو ایران کا کچھ باقی نہ رہے۔ تو ابھی اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹرمپ یہ جنگ روکنا چاہتا ہے، ٹرمپ امن کرنا چاہتا ہے، جبکہ ٹرمپ ایک رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے کوئی نیمرولوجی سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، کوئی دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے فالس فلیگ ایونٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہی آگے معاملات چلنے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک فالس فلیگ ایونٹ ہوگا۔ اگر آپ کو نیوز میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ٹرمپ کو ایران نے مار دیا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جنگ ایران ہارے گا، اسرائیل جیتے گا، اور اسرائیل نے کیا کرنا ہے، بیسیکلی انہوں نے اپنی تیسری ہیکل بنانی ہے۔ جب تیسری ہیکل بن جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس دنیا کے پاس صرف اور صرف کچھ سال رہ گئے ہیں، کیونکہ جیسے ہی مخالف مسیح سامنے آئے گا تو اس نے 7 سال کے لیے عہد باندھنا ہے، تو زمین پر 7 سال اس کو دیے گئے ہیں، ان 7 سالوں کے بعد یسوع مسیح نے واپس آ جانا ہے۔ تو عزیزو، وقت بہت زیادہ نزدیک آ گیا ہے، اس لیے جو کوئی یسوع مسیح کو نہیں جانتا وہ جان لے اس سے پہلے کہ نجات کا دروازہ بند ہو جائے۔ تب تک کے لیے رہے گا نام سدا مسیدہ۔